बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम दस्तगीर। आज की खास खबरों पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार सरदार अमीर खान जतोई। जी सरदार साहब, नवाज शरीफ का नाम EC से निकालने मशरूत मंजूरी दे दी गई है, तो देखिए ये ना जिसे कहते हैं कि वो एक पंजाबी की मिसाल है ना कि दूध भी देना है और वो भी मिंगनियाँ डाल डाल के, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखें कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बंदा जो है मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में है। जो सूरत हाल डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान जो उनके जो पार्टी तर्जमान बता रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल पता क्या पैदा होता है, या तो आपने उनको इस तरफ लेके आना ही नहीं था। अगर आप लेके आए हैं तो आपको उन्हें इंसानी बुनियादों पर देखिए कितने बड़े सियासतदानों के बयान आ रहे हैं। जितने समझदार सियासतदान हैं वो PTI की हुकूमत को यही मशवरा दे रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को जाने दिया जाए। जबकि आज देखिए इस सिलसिले में कबीना कमेटी का इजलास हुआ, वहाँ पे अपना कबीना के इजलास में भी ये कि जी अपना उनके साथ ये करें। ख़ास तौर पे 6 जो मैं आपको बल्कि बताता चलूँ कि 6 ऐसे अरकान थे जिन्होंने पुरजोर मुखालफत की। इनमें सरफरीज जिसने आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, जुल्फ़ी बुखारी शामिल है, फवाद चौधरी शामिल हैं, उसके अलावा फैसल वाडा की जो है आवाज़ वो भी इसमें शामिल थी, शीरी मज़ारी, अली मीन गंडापुर, अली जैदी। ये 6 अरकान ऐसे थे जिन्होंने पुरजोर मुखालफत की। बल्कि यहाँ तक आ गया कि लंदन के फ्लैट जो हैं वो ज़र ज़मानत के तौर पर रखवाए जाएँ, $800 मिलियन जो हैं वो रखवाए जाएँ। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप जिसे कहते हैं आप अपने ना जिसे कहते हैं वो एक स्टांस जो इमरान खान साहब ने लिया था कि मैं इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ ख़त्म हो गई किस्म की। आप देखिए उनकी सेहत के साथ, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आप किसी भी इतने बड़े पाए के लीडर को आप अगर आपने रोकना ही था तो फिर आपको इजाज़त देने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसी सूरत हाल में फिर आपको लगता है इजाज़त मिल जाएगी कि नहीं? देखिए अब मामला जो है ज़ाहिर बात है, अभी तक जो है ना ज़ैली कमेटी का इजलास हो रहा है। जी ज़ैली कमेटी में जनाब अली वो डॉक्टर अदनान और वो अता तारक जो शहबाज शरीफ के नुमाइंदे वो शामिल हुए। उसके अलावा जो एहतसाब जो कमिश्नर हैं जनाब शहजाद अकबर साहब वो शामिल हुए। लेकिन नतीजा क्या रहा कि अभी तक जी ज़ैली कमेटी का आज रात फिर इजलास होगा, उसके बाद जो है सुबह इसके बारे में ये, तो अभी तक जो है सूरत हाल है वो उसी की जूँ की तूँ है। तो जो हमारी एक ज़ाती एक राय है, जो एक अमूमी अवाम में तसर पाया जाता है, इस वक्त मियां नवाज शरीफ को जो है इलाज के लिए बाहर भेज देना चाहिए। वो पहले एक शख्स जो है खुद ब खुद अपनी बेटी को लेके आके जेल में चला जाता है, तो आप उस शख्स से कह रहे हैं कि वो कभी वापस नहीं आएगा, तो वो मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ ऐसा सियासतदान नहीं है जो इस तरह की गलत हरकत करेगा और जाके वहाँ पे गायब हो जाएगा, जो दूसरे जिस तरह के सो कॉल्ड लीडर्स ने किया। तो मेरी समझ से ये बाला तर है कि PTI की हुकूमत ने इजाज़त दे के उनको रोका क्यों। उधर आसिफ जरदारी की इलाज के लिए कराची मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। देखें यही चीज़ है ना, देखें आप आसिफ जरदारी ने तो क्या किया, उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, जो केसेस इनको साबित करें, उसके बाद या फिर मुझे ज़मानत। मैं इस सूरत में ज़मानत ने अपनी सेहत की बुनियाद पे मैंने ज़मानत नहीं अप्लाई करनी। तो यहाँ पे सवाल वो भी कहते हैं कि मेरा प्राइवेट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो चेयरमैन है वो बड़ी अहम मुलाकात करने जा रहे हैं इस सिलसिले में कि आसिफ जरदारी को इस हवाले से मनाया जा सके कि ज़मानत के हवाले से। लेकिन आसिफ जरदारी जो फिल वक्त हमारी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया ज़मानत लेने से। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं उनको साबित किया जाए। नैब की ओमनी ग्रुप का एक और रेफरेंस दायर कर दिया। देखिए ओमनी ग्रुप देखें डील पे आ गया था, सारी चीज़ें मुकम्मल हो रही थी, उनके साथ फाइनलाइजेशन भी हो रही थी, वो प्ली बार्गेन भी कर रहे थे। उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मामले में बाकायदा अब्दुल मजीद लोन का नाम भी इसमें आ गया था कि वो भी प्ली बार्गेन चाहते हैं और वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो रेफरेंस बनाना है, मेरे ख्याल में अगर जो बंदा प्ली बार्गेन कर रहा है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ वही सलूक होना चाहिए जो प्ली बार्गेन वाले के साथ होता है, ना कि उसके ऊपर एक नया रेफरेंस बना के उसको ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए। तो वो तो बात फिर वो आसिफ अली जरदारी की सही साबित हो जाएगी ना कि हमारे ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं आजमाए जा रहे हैं, हमारे साथियों को, हमारे दोस्तों को, हमारे जो कारोबारी हजरात हैं उनको जानबूझ के बिला वजह परेशान किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक फजल रहमान अहम इजलास किया उन्होंने और प्लान B की हतमी शक्ल जी बिल्कुल, इस हवाले से वो बाकायदा तौर पे अपने प्लान B पे मुकम्मल तौर पे, अब उनका प्लान B है क्या कि मुकम्मल तौर पे पूरे पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी शाहराहें हैं उनको जो है जाम कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये धरना यहीं पे मौजूद रहेगा,
और बल्कि आगे बढ़ के ये जो इस्लामाबाद की अहम शाहराह हैं उनके ऊपर भी धरना दिया जाएगा। तो ये जो प्लान बी है मौलाना साहब का, ये काफ़ी जिसे कहते हैं कि डेंजरस है इस हवाले से। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह उनको एक दीवार के साथ लगा दिया गया मौलाना फजलुर रहमान को, हुकूमत को चाहिए कि उनको इंगेज करके इस धरने को अमन और अमान के साथ जो है उठाने की कोशिश करें, वरना जो है इस के नतीजे में जो है अनारकी फैलने का अंदेशा है। कश्मीर में कर्फ्यू को 100 दिन हो गए, इंसानियत मफलूज हो गई। यहाँ पे आप देखें इंडिया की बेगैरती देखें, उसकी जो एक मकरू और घनौना चेहरा है ना इंडिया का, वो आपके सामने देखें। पूरी दुनिया इस वक्त जो है खामोश तमाशे बनी हुई है। आप एक तरफ एक कुत्ता मर जाए ना किसी भी बाहर के मुल्क में, या किसी भी मुल्क में हल्का सा किसी के साथ कोई जिसे कहते हैं कि हल्का सा कोई गैर इंसानी सलूक हो जाए, तो उसके ऊपर NGOs क्या, उनके ऊपर पूरे आलमी इदारे क्या, मीडिया के लोग क्या, सब लोग जो है ले दे के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जो एक इतनी 80 लाख आबादी के ऊपर आप पूरे 100 दिन से आपने कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है, उनकी नकलो हमल पे, उनकी हर चीज़ पे, उनके खाने पीने, उनकी रहायश, ऊपर ड्रोन्स उड़ रहे हैं, नीचे आर्मी, आपने 8 लाख फौज, आपने कितना बड़ा फेलियर है। और ये देखें कितना बड़ा जुल्म है। और यहाँ पे आप अगर इंडिया की हुकूमत जो है वो अपने आप को कहे कि हम इंसानी हकूक़ के, तो मेरे ख्याल में ऐसे लानत है ऐसे इदारों पर जो इंडिया को इंसानी हकूक़ का चैम्पियन समझते हैं, या इंडिया को कोई जमहूरियत पसंद मुल्क कहता है। मेरे ख्याल में ये इंडिया एक ऐसा पूरी दुनिया के ऊपर एक ऐसा भद्दा चेहरा इंडिया का सामने आया है जिसकी माजी करीब या माजी बईद में कोई मिसाल नहीं मिलती। गैर मुल्की फंडिंग केस PTI स्कॉटिंग कमेटी का हिस्सा बन गई है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि PTI को इस हवाले से कभी भी फ्रीक नहीं बनना चाहिए था। अब ये जो है जानबूझ के इसको इल्तवा में दरखास्तें डालना, इस तरह ये जो है जिस तरह के फिर जो दूसरी सियासी जमातें अपोजिशन की पार्टियां हैं वो कहती हैं कि PTI इस हवाले से जो है वो बिल्कुल जो उसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि PTI जो है फॉरेन फंडिंग केस में इन्वॉल्व है पूरी तरह, इसी वजह से बार बार इल्तवा पे इल्तवा या वकील बदले जा रहे हैं। तो इस हवाले से PTI को चाहिए कि इस केस का जो है फैसला करके अपनी जो है वो जान छुड़वाए, ताकि उसकी जो वो एक मुसलसल एक पूरा चला आ रहा है, इतने सालों से इस केस को पेंडिंग किया जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी ये इस केस की वजह से हर्फ आ रहा है। आर्मी चीफ की ईरानी सफीर से अलविदाई मुलाकात। जी देखिए आर्मी चीफ जो ईरान के जो हमारे सफीर थे उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, बहुत अच्छी सर्विसेज की, और ईरान और पाकिस्तान के जो आपस के जो ताल्लुकात थे उनको बेहतर करने में उनका बड़ा अहम किरदार रहा। और इसी चीज़ को जो है वो उन्होंने एक्नॉलेज करने के लिए आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जो थे वो भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, और उनको जो है इस हवाले से जो है पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बेहतर करने पर उनको बाकायदा तौर पे जो है ना सराहा गया इस हवाले से। एक मज़ेदार खबर भी हमारे पास है कि लाख ढूंढे लेकिन हफीज़ शेख के 17 रुपए किलो वाले टमाटर नहीं मिले। देखिए ये कितना भुंडा बयान है। एक आप वज़ीर ख़जाना की सीट पे बैठे हुए हैं और आप पूरे मुल्क की इकोनॉमी को डील कर रहे हैं, और आपको ये नहीं पता कि मुल्क में टमाटर का क्या रेट है। ये सबसे बड़ा ये इसमें, और फिर वो नवाज शरीफ का वो बयान आपको याद है कि जब वो नवाज शरीफ ने कहा जी 5-7 रुपए जो है आलू जो है वो मार्केट में दस्तयाब है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब आपके लीडरान या जब आपके जो फाइनेंस डील करते हैं जिन्होंने पूरी आवाम को रिलीफ फराहम करना है, उस इदारे के सरबराह का ये आलम हो जिसको कि एक जो बेसिक नीड है, हर घर की ज़रूरत है, उसके रेट के बारे में इल्म ना हो, तो मेरे ख्याल में इससे भोंडा तरीका हुकूमत चलाने का कोई और नहीं हो सकता। इससे ऐसा लगता है कि इनको निचले तबके का पता ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता होता। ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं वो जिसे कहते हैं कागजी एक क्लर्क टाइप उनकी सोच होती है। इसीलिए टेक्नोक्रेट्स की जो हुकूमत है उनको पता नहीं होता किसी भी चीज़ का, वो सिर्फ और सिर्फ बस वो इधर से रिपोर्ट आ गई उधर से रिपोर्ट आ गई, जस्ट उनकी इस हद तक अप्रोच होती है। और वो जो उनको बताया जाता है उन्होंने कभी मार्केट सर्च नहीं की होती, कभी इस हवाले से देखा नहीं होता कि आवाम की क्या परेशानी है या आवाम की ज़रूरियात क्या है। तो इस हवाले से ये सब एक वाज़ेह सबूत है इनकी नॉन सीरियसनेस का इकोनॉमी के ऊपर। गवर्नर स्टेट बैंक का दावा है कि कर्जे का बोझ कम हुआ है और ज़र मुआवजा में इजाफा हो गया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से देखें जो हमारे गैर मुल्की जो तारकीन वतन है, हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, वो ज़र मुआवजा की शक्ल में अच्छा रेवेन्यू भेज रहे हैं। और IMF ने भी जो है कर्ज की किस्त जारी की है, उस हवाले से बहुत सारे आप देखें UAE की या सऊदीया की हुकूमत ने भी जो पैकेज था
जो अनाउंस किया था उसकी भी रकम जो आने से जो है हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा हुआ है। और इस हवाले से मुल्क में जो है वो देखिए महंगाई के हवाले से सूरत हाल जूँ की तूँ है, ये पैसा, ये रेवन्यू, ये जो रेट हैं, ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, इनका तभी फ़ायदा होगा जब निचले जो अवाम है, जो निचला तबका है, उसको जो है प्रॉपर उसके जो समरात मिलेंगे, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्पॉट और मैच फिक्सिंग केस कौमी क्रिकेटर शर्जील खान, उनके वकील का दावा है कि कोई उनका तल्लक नहीं है। बिल्कुल, शर्जील खान को बहुत ज़बरदस्त सज़ा मिली है। शर्जील खान देखिए एक बड़ा स्टार क्रिकेटर था, उसने सबसे पहली चीज़ जो थी कि उसको इस मामले में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये है कि कोई भी इस जो कम एज होती है उसमें आप किसी को भी अपने जो है ना सबस बाग दिखा के अपने साथ मिला सकते हैं। तो उसकी वाज़ेह मिसाल ये शर्जील खान देखे कितना प्यारा प्लेयर था, जिसको एक स्पॉट फिक्सिंग केस की वजह से पूरे 5 साल तकरीबन 4 साल क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे आने वाले जो प्लेयर हैं, जो आने वाले नौजवान हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि इस चीज़ से बचें और स्पॉट फिक्सिंग जैसी लानत से अपने आप को दूर रखें। ऐसी कोई भी चीज़ आए तो वो क्रिकेट बोर्ड को बाकायदा आगाह करें, ताकि क्रिकेट बोर्ड जो है इस हवाले से मैयज़ ले सके और इसकी रोकथाम के लिए जो है, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एंटी करप्शन कमेटी काम कर रही है, तो उनके साथ तमाम नौजवान जितने भी खिलाड़ी हैं, जो बाहर हैं या टीम के अंदर हैं, उनको चाहिए कि मुकम्मल तौर पर क्रिकेट बोर्ड के साथ ताउन करें। उधर पर्थ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग के बाद अच्छी बॉलिंग भी की। देखें अब यहाँ पे हाँ, अब वकार यूनुस ने जो इमरान जो सीनियर है, इमरान जूनियर जो है, उसके ऊपर जो उनकी क्लास थी, जो उनको टिप्स दी गई थी वकार यूनुस की, जी 5 विकेटें ली उसकी। तो ये चीज़ें हैं, अगर देखें कोचिंग स्टाफ अच्छा काम करता है या आपके जो बैकअप जो है ना आपको अच्छा मिल रहा होता है टीम में, तो आपको चाहिए उसको वेल करें। कोई भी खिलाड़ी आता है तो उसको सबसे पहले ये चाहिए कि अपनी जगह पक्की करे, क्योंकि जगह पक्की तब ही होगी जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें और अपनी परफॉर्मेंस को अप टू डेट करें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाहेगा कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है कम से कम वहाँ पे कम से कम एक जीत ज़रूर हासिल करें, ताकि पाकिस्तान की जो गिरता हुआ मोराल है टीम का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसको जो है इस तरीके से जो है तक़वियत बख्शी जा सके और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो खोया हुआ वकार है वो भी वापस आ जाए। नाज़रीन, ये थी आज की खास खबरें जो हमने डिस्कस की। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।